हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर। हम बात कर रहे थे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि जो फूड के रिसोर्सेज हैं उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया था और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपने कहा कि कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी क्रॉप में। टॉपिक चल रहा था कि अगर हम यहाँ पर एक इम्प्रूव्ड वैरायटी बनाएं किसी क्रॉप की, तो उसके क्या मेथड हो सकते हैं। हमने कहा दो मेथड हो सकते हैं। एक तो है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जिसको हमने संकरण कहा था, और सेकेंड हम कह रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, यानी कि जीन का परिचय। ठीक है, तो यानी कि कुछ तो ऐसा हम करेंगे यहाँ पर जो जीन से रिलेटेड होगा, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की है, संकरण के बारे में हमने समझा है। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, कैसे होता है, क्या होता है। इसमें एक ओवरव्यू ले लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल आपके पास आती है क्लास 12 में, जब आप बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर पढ़ते हैं। एक ओवरव्यू ले लेंगे हम यहाँ पर कि जीन का जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे किया जाता है। इससे पहले जो आपके प्रीवियस टॉपिक है वो आप लोग रिवाइज कर लेंगे। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप स्लाइड देखते जाएंगे। स्लाइड में आपके टॉपिक्स क्या क्या आपने पढ़े हैं वो आप देखेंगे। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो था यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का, यानी कि संकरण कैसे की जाती है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कहा था कि जब भी हमें क्या करने हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी इम्प्रूव्ड वैरायटी को अगर हमें बनाना है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि किसी भी क्रॉप में हमें इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा कैरेक्टर के बेसिस पे, जो डिजायरेबल कैरेक्टर है, जो ऐसे कैरेक्टर है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, उनके बेसिस पे क्रॉप को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने सबसे पहले क्रॉप को सिलेक्ट कर लिया, और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो क्रॉप सिलेक्ट की थी वो कैसी थी। यहाँ पे एक क्रॉप हमने ये ली थी, ठीक है। दूसरी क्रॉप हमारे पास आई थी ये। चलिए बताइए, अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या क्या हमने इनमें कैरेक्टर देखे थे, किस कैरेक्टर के बेसिस पे हमने यहाँ पर इनको सेलेक्ट किया था। अगर आपको ध्यान होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा एक प्लांट हमारे पास आता है ये। अच्छा, ये क्या है, सीड है, ठीक है, बीज, ये है सीड। हमने कहा जो पहला पौधा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें हम देख रहे हैं कि जो बीज हैं, कम मात्रा में बीज लगे हुए हैं। इसका मतलब ये जो हमारे पास इस प्रकार की किस्म आती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये दोनों धान के पौधे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा ये अलग प्रकार की किस्म है, ये अलग प्रकार की किस्म है। किस्म समझते हैं, वेराइटी। जैसे हमने कहा कि चावल कुछ ऐसे होते हैं जो बारीक होते हैं, लंबे होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, कुछ लाल होते हैं, हल्के से लाल से होते हैं। जैसे गाँव में आपने देखा होगा, जो गाँव में मोस्टली चावल होते हैं वो लाल होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो येलोइश भी होते हैं चावल, ठीक है। येलो जो होते हैं उनमें विटामिन ए की जो भरपूर मात्रा पाई जाती है। हो सकता है आपने येलो जो चावल है उन्हें नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे घरों में जो चावल होते हैं या तो वो वाइट होंगे या वो हल्के से रेडिश होंगे। ऐसा नहीं कि पूरे रेड होते होंगे, हल्के से, ठीक है, यानी कि प्योर वाइट नहीं होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, कुछ प्योर वाइट होते हैं, कुछ हल्के से रेडिश होते हैं, ठीक है। कुछ पतले होते हैं लेकिन लंबे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं और छोटे होते हैं। तो आपने कहा अलग अलग वैरायटी है, ठीक है। अलग अलग क्या है, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी है। तो एक प्रकार जो धान की एक प्रकार की जो किस्म है वो ऐसी है, एक प्रकार की किस्म ऐसी है। इसमें हमने कहा अगर हम पैदावार देखें तो पैदावार कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि इसमें जो बीज हैं वो कम लग रहे हैं। तो हमने कहा ये जो पौधा है ये कम पैदावार वाला है, कम पैदावार है, उत्पादन क्या है यहाँ पे कम है।
अगर हम इसमें देखें तो आपको यहाँ पे बीजों की संख्या अधिक दिख रही होगी, दिख रही है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमने कहा यहाँ पर जो पैदावार है वो अधिक पैदावार है। क्या है? अधिक पैदावार है। ठीक है। अब दूसरा जो कैरेक्टर है हमने कहा, लेकिन इसमें जो क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी हमने बोली है, या फिर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता समझते हैं। आपको पता है रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? तो हमने क्या बात की है, हमने कहा देखो डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता वो होती है जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि कोई डिजीज आई है, जैसे कि बहुत सारे कीट होते हैं, बहुत सारे कीड़े होते हैं जो फसल को खराब कर देते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर ये जो हमारे पास किस्म थी, इस प्रकार की जो हमारे पास वैरायटी थी, इसे कीड़े खराब नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये फसल खराब नहीं हो पा रही थी। तो हमने कहा इसको हम कहते हैं डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, जो कि इसकी कैसी है, अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। वहीं हमने कहा वो जो कीड़े हैं वो इस फसल को आसानी से खराब कर दे रहे थे, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कैसी थी, अच्छी नहीं थी, कम थी। तो हमने कहा कि इसकी जो डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी है वो कैसी है, कम है, क्योंकि आसानी से ये खराब हो जा रही है। अब हम क्या चाहते हैं, हमने कहा एक गुण इसमें ऐसा है जो हमें चाहिए, लेकिन दूसरा गुण ऐसा जो नहीं चाहिए। सेम इसमें भी एक गुण ऐसा है जो हमें चाहिए लेकिन दूसरा गुण नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी तो चाहिए, लेकिन कम पैदावार यहाँ पर है, वो हमें नहीं चाहिए। हमने कहा इसमें अधिक पैदावार है जो हमें चाहिए, लेकिन इसके डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी है ही नहीं। तो हम क्या चाहते हैं, हमने कहा एक ऐसी वैरायटी हो, एक ऐसी किस्म हो जिसमें डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी भी हो और जिसमें अधिक पैदावार भी हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने अगर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है। सिंपल सी चीज है कि क्रॉसिंग में हम क्या कर लेते हैं, एक पॉलिनेशन करवा लेते हैं, यानी कि परागण की प्रक्रिया करा लेते हैं। यानी कि इसके जो परागकण हैं वो इसकी वर्तिकाग्र पे आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा कि इन दोनों गैमेट का, यानी कि पॉलन ग्रेन जो यहाँ से गए हैं इसमें मेल गैमेट है, उसका फ्यूजन हो जाएगा फीमेल गैमेट से। जब फ्यूजन होगा तो आपने कहा ये फूलों में हो रहा है, ठीक है, ये किस में होगा, फूल में होगा। ये ऊपर वाला फूल है, ये बीज नहीं होगा, क्योंकि बीजों का निर्माण तो कब होता है, जब पॉलिनेशन हो गई है। अब पॉलिनेशन हो गई है, उसके बाद क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। अब ये जो नए बीज बनेंगे, इन नए बीजों को बोया जाएगा मिट्टी में। ठीक है, जब इनको बोया जाएगा तो यहाँ से एक नया पौधा बनेगा। जब इन बीजों को बोया गया तो क्या देखा गया कि इन पौधों में जो पैदावार थी वो अधिक थी। ठीक है, पैदावार आपको अधिक मिली। दूसरा, इसकी जो डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी थी वो भी अच्छी थी। तो क्या हुआ है, हमने कहा इसके भी गुण इसमें आ गए हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी वाला था, और इसका भी गुण इसमें आ गया है जो कौन सा था, अधिक पैदावार का गुण था। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कहा जो कैरेक्टर हमें चाहिए थे वो हमने क्या कर दिए हैं, अलग अलग पौधे के जो कैरेक्टर थे, जो गुण थे, उसे एक पौधे में हमने डाल दिया है। अब हमारे पास एक उन्नत प्रकार की किस्म यहाँ पर आ गई है, जिससे कि हमें अधिक पैदावार भी मिल रही है और जो आसानी से ये जो फसल है वो खराब भी नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पे की बात हमने कर ली थी, क्रॉसिंग जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। सेकेंड जो हमारे पास मेथड आता है कि हम किसी क्रॉप वैरायटी को कैसे इम्प्रूव करें, तो वो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, यानी कि जीन का परिचय। जीन का परिचय हम कैसे करवाते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। क्रॉसिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हमने कहा जीन का परिचय क्या होता है, उससे पहले हमें समझना है जीन, जो कि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर से हम यही पढ़ रहे हैं कि जीन क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको ध्यान देना है। हमने कहा हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
उनमें पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए होता है मोस्टली। डीएनए जो है वो बहुत लंबा होता है, मीटर्स में लंबा होता है। आपने कहा डीएनए का वो पार्ट, वो खंड जो आरएनए बनाएगा, इस आरएनए से प्रोटीन बनेगी और इसी प्रोटीन से कोई कैरेक्टर यहाँ पर आपको यहाँ पे शो होगा। आपने कहा वो डीएनए का वो पार्ट जो किसी कैरेक्टर को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको हम जीन कहेंगे। तो हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर होंगे उनके लिए जीन ही रिस्पॉन्सिबल है। जीन क्या है? जीन डीएनए है, लेकिन पूरा डीएनए नहीं है, डीएनए का कोई एक सेगमेंट होगा। डीएनए और जीन में डिफरेंस क्या है अगर मैं बोलूँ? हमने कहा डीएनए तो हम कह रहे हैं पूरे डीएनए को ही हम डीएनए कह रहे हैं, ठीक है, जो हमारा पूरा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन डीएनए के किसी पार्ट को हम जीन कह रहे हैं जो किसी कैरेक्टर के लिए यहाँ पे क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमने कहा हर एक कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने कहा कि जो कम पैदावार हो रही है उसके लिए भी कोई जीन ही रिस्पॉन्सिबल है। इसमें डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी है, इसके लिए भी कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। इसमें अधिक पैदावार हो रही है तो इसके लिए इसका जीन रिस्पॉन्सिबल है। इसकी डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी अच्छी है तो इसके लिए भी इसका जीन उत्तरदायी है। इसमें अच्छी पैदावार है तो उसके लिए भी जीन उत्तरदायी है। इसमें डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी भी अच्छी है तो उसके लिए भी जीन उत्तरदायी है। इसका मतलब इनमें दोनों ही अच्छे जीन यहाँ पर आ गए हैं। जो भी कैरेक्टर हमें दिखते हैं उन सभी के लिए क्या है? जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन ही क्या है यहाँ पे? उत्तरदायी है। ये बात सबसे पहले तो हमें समझनी है, ठीक है, ये बात सबसे पहले हमें समझनी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? चलिए, अब अगर हमें ये समझ में आ गया है कि जीन क्या होता है तो जीन के बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हमें दूसरी जो टेक्निक है हमारे पास जिससे कि हम क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो क्या है? सेम एग्जाम्पल लेंगे, एक पौधा है हमारे पास सेम, जिसमें डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्टिविटी है, जो पैदावार है वो कम है, ठीक है। P4 प्रोडक्टिविटी या पैदावार, तो इसकी पैदावार कम है, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी क्या है यहाँ पे? इसकी अच्छी है। वहीं दूसरा जो प्लांट है इसकी जो पैदावार है वो अच्छी है यहाँ पे, ठीक है, पैदावार तो अच्छी है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी क्या है? कम है। हमें क्या पैदावार तो हमें चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी जो है वो तो हमें चाहिए, हमें चाहिए क्वालिटी, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी चाहिए। हमने कहा हर कैरेक्टर के लिए क्या है? कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि अगर हम इस प्लांट की सेल को निकाल करके देखें, इस प्लांट की सेल को हमने निकाल करके देखा तो इसमें क्या होगा? इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, ये जेनेटिक मटेरियल है। हमने कहा इसमें जो डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी है यहाँ पर, इसके लिए भी कोई जीन उत्तरदायी होगा। फॉर एग्जाम्पल वो जो जीन है वो ये है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो जो जीन है वो यहाँ पर है, ठीक है, जो क्या करते हैं? डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी को इसे दे रहा है। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन सा जीन है? ये जीन है। अगर हम क्या करें, इस जीन को बाहर निकाल दें, ये जीन हमने यहाँ से रिमूव किया और इस जीन को यहाँ से बाहर निकाल दिया है। अब हमने ली है इस प्लांट की सेल, ठीक है, ये जो प्लांट है इसकी सेल हमने यहाँ पर ली है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, और हमने ये जो जीन है इसको यहाँ से निकाल करके यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ ऐड हमने कर दिया है। अब क्या होगा? अब ये जो सेल है ये क्या होगी? डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी रखती होगी, ठीक है, ये सेल क्या करेगी? डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी रखेगी। इस सेल से और जो सेल्स बनेंगी उनमें भी क्या होगी? यहाँ पर डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी होगी। इस प्रकार से हमने कहा कि हमने क्या किया यहाँ पर? इससे जो बीज बनेंगे, जो यहाँ पे सीड फॉर्मेशन हो रहा है, उनमें भी डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी होगी। फिर आप उनको बोएंगे और आपको जो पौधे मिलेंगे उनकी सारी सेल्स में क्या होगा? यहाँ पे ये जो जीन है वो जा रखा होगा। तो हमने क्या किया है? सिंपली क्रॉसिंग की बजाय हमने इसका जीन निकाला और इसका जीन इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो हमने इसका जीन निकाल के कहाँ डाला है? यहाँ डाल दिया है, जिससे कि हमारा जो प्लांट है वो क्या हो गया है? डिजीज रेजिस्टेंट बन गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा होता कैसे है? ऐसा कैसे है कि हमने इसकी सेल से इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो निकाला और इसमें डाल दिया है? इसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर होते हैं, वो हम समझते हैं, एक ओवरव्यू समझते हैं। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए ये सिनारियो ध्यान रखना है, दो प्लांट ध्यान रखने हैं, ठीक है, इनके रूट से।
इनके लिए ये 2 प्लांट ध्यान रखने, इसके कैरेक्टर याद रखने, इसके कैरेक्टर याद रखने हैं, ठीक है। अब चलो हमें क्या करना है, यहाँ से जीन निकालना है और यहाँ डालना है, ठीक है। ये करना है, एक प्लांट से हमने जीन निकाला और दूसरे प्लांट में हमने डाला, उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले जिस प्लांट से आपको जीन निकालना है, प्लांट सेल को आप कैसे भी बना सकते हैं, ये है प्लांट सेल, ये इसकी सेल वॉल है, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है और इसी जेनेटिक मटेरियल में कहीं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी वो जीन जिससे हमने इससे क्या करना है, अपना जीन निकालना है और डालना दूसरी सेल में है, ठीक है। तो दूसरी सेल को भी बना लेते हैं यहाँ पर। ये जो आपकी दूसरी वैरायटी है जिसमें पैदावार तो अधिक है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी नहीं है, ये वो सेल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक की सेल बड़ी होती है कि छोटी होती है, ऐसा नहीं है, सेल सेम ही होती होंगी, आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जो हमारे लिए टारगेट है वो ये है, हमें जेनेटिक मटेरियल बाहर निकालना है पहले, तो तभी तो हम क्या करेंगे, उसे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ से निकाल पाएंगे। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेल वॉल हटानी पड़ेगी, सेल मेम्ब्रेन हटानी पड़ेगी, हमें बीच में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, चाहे वो सेल ऑर्गेनेली हो जिसमें प्रोटीन हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, आरएनए हो सकता है, जितनी भी चीज़ें हैं हमें यहाँ से वो हटानी है। तो हम क्या करेंगे, हम सेल वॉल को ब्रेक करेंगे। हमें क्या करना है, सेल वॉल को ब्रेक करना है, ठीक है। हमें जो प्रोटीन होगा यहाँ पे उसको ब्रेक करना है, हमें जो लिपिड होगा यहाँ पर उसे ब्रेक करना है। कहाँ होगा प्रोटीन, लिपिड, लिपिड है वो तो आपने कहा सेल मेम्ब्रेन में ही होगी, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, लिपिड को ब्रेक करना है, हमें आरएनए को ब्रेक करना है, ठीक है। इतनी चीजें आप समझ लीजिए, ये नोट करते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि आपके काम आएगा, ठीक है। इतनी चीज तो आपको नोट करनी है, ठीक है। तो हमें सेल वॉल को हटाना है, हमें सेल मेम्ब्रेन को हटाना है, जैसे प्रोटीन लिपिड को हटाना है, अंदर जो सेल ऑर्गेनेली है वो सब हमें हटाना है, हमें आरएनए को भी हटाना है। इन शॉर्ट हमें सारी चीजें हटा देनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्या चाहिए, अपना जो आरएनए जो डीएनए है, डीएनए चाहिए, डीएनए के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए सेल में। तो सेल वॉल जो होती है प्लांट की, वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है बताइए, क्या है ये, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज होती है। सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेलुलेज चाहिए होता है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमें प्रोटीएज चाहिए होता है, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज चाहिए होता है और आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनए चाहिए होता है। ये आपको नोट करने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रखिए, सुन लीजिए कि आपने कहा सेल वॉल जो होती है वो अलग अलग, जो ऑर्गन जैसे प्लांट सेल वॉल है अलग चीज से बनी होगी, फंगल सेल वॉल है काइटिन की है, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरियल सेल वॉल है वो अलग चीज से मिलकर के बनी होती है। अलग अलग सेल वॉल होगी तो अलग अलग चीजें तोड़ने के लिए यहाँ पर चाहिए, जैसे कि सेल वॉल सेलुलोज की बनी है तो सेलुलेज उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर चाहिए। बाकी प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, लिपिड के लिए लाइपेज और आरएनए के लिए आरएनए चाहिए होता है। जब हमने इन सभी का यूज किया, हमने कहा ये भी हट गया है, ये भी हट गया है, ये भी हट गया है, ठीक है, ये सारी चीजें हट गई हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ पर हमारा डीएनए कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं किसी चीज में लेकर के ही कर रहे होंगे, हमने सेल निकाली होगी, एक बीकर में सेल डाली होगी, अब हमें जो नहीं चाहिए उसको तोड़ने के लिए हम क्या क्या डाल रहे हैं, सेल वॉल को तोड़ने के लिए डाल रहे हैं, प्रोटीन लिपिड और आरएनए को तोड़ने के लिए डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, इसमें क्या होगा, बहुत सारे इम्प्योरिटीज होंगी, अशुद्धताएं होंगी, हमें चाहिए अपना डीएनए एक प्योर फॉर्म में जिसे हम इजीली निकाल सके। तो इसमें हम डालते हैं चिल्ड एथेनॉल, ठीक है, चिल्ड एथेनॉल। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप समझिए, सुनिए, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं नोट करना तो कीजिए, इतने डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रोसेस आप ध्यान रखेंगे, देखो फिर भी अगर हमने कहा इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जब भी आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ जीन,
और अगर आपको ये पूरी जो प्रोसेस है वो अगर आपको पता होगी तो क्वेश्चन कैसे भी आए आप इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रोसेस हो रही है इसके पीछे स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व है। अब हमने इसमें चिल्ड एथेनॉल डाली, जब चिल्ड एथेनॉल डाली तो हमारे पास जो हमारा डीएनए है वो एकदम क्लियर होकर के हमारे पास आ जाता है। अब हमने इस डीएनए को निकाल लेना है बाहर, ये हमने बाहर निकाल लिया है और यहाँ कहीं हमारा क्या होगा, वो जीन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वो जीन है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए ये जीन और इस जीन को प्राप्त करने के लिए हमें ये डीएनए काटना है। तो इसको काटने के लिए भी स्पेशल जो एंजाइम्स होते हैं उन्हीं का यूज किया जाता है। स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, विशिष्ट जीन को काटने के लिए विशिष्ट एंजाइम होंगे। वो एंजाइम कौन से हैं वो अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उनको कहते हैं। अभी ऐसे काट देगा, ठीक है, हो गया है। अब हुआ क्या देखो, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अलग हो गया है, ठीक है, अलग हो गया यहाँ पे। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग हो गया है तो अब आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई जब किया जाता है तो हमने क्या किया है, इनको सीक्वेंस वाइज यहाँ पर हम ये जो अलग अलग सेगमेंट होते हैं इन्हें अरेंज कर देते हैं, जिनके लिए हम यहाँ पे एल्गी यानी कि शैवाल की मदद लेते हैं। एक रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी से एक जेल निकालते हैं, जेली खाते हैं, जैसे जेली होती है वैसे ही जो जेल होता है वो एल्गी से निकलता है। वो जो जेल होता है उस जेल में हम इन फ्रेगमेंट्स को डालते हैं और ये अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। बड़े जो फ्रेगमेंट है वो आगे, छोटे पीछे रह जाते हैं और वहीं पर आप अपने जीन को पहचान लेंगे, ठीक है। आप कैसे पहचानेंगे, ये बहुत हायर क्लासेस की बात है, ठीक है। हमने अपना जीन पहचान लिया है। अब हमें करना क्या है, हमें इसको यहाँ डालना है, ठीक है। तो यहाँ इजीली नहीं डाल सकते हैं, प्लांट सेल में डालेंगे। अब हमने इसको डालना है एक बैक्टीरियल सेल में। एक बैक्टीरिया होता है, एग्रोबैक्टीरियम उसका नाम है। तो ये एक बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल का ये है अपना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसमें एक चीज होती है, इसका नाम है प्लाज्मिड, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अपना जो जीन है वो इसके अंदर डाल दिया है। ये हमारा जीन है, ये हमारा जीन है, ठीक है। अब बैक्टीरिया का स्वभाव है, इस बैक्टीरिया का, एग्रोबैक्टीरियम का, इस बैक्टीरिया का स्वभाव है प्लांट सेल को खाना। ये प्लांट सेल को खाने के लिए जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्लांट सेल को कैसे खाएगा, पहले ये इसको अंदर भेजता है, पहले ये इसको अंदर भेजेगा उसके बाद खुद जाता है। जब ये अंदर जाएगा, अब इसे मॉडिफाई कर देते हैं, ऐसा नहीं कि अभी भी खाएगा। अब हमने इसमें चेंजेस कर दिए हैं, अब ये क्या करेगा, इस सेल को खाएगा नहीं। अब जब ये इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर इजीली चला जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने इसमें अपना जो प्लाज्मिड है इसीलिए हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाला है। ये हमारा आगे है जीन। अब अंदर ये क्या मैकेनिज्म होती है, यहाँ पे ये सारी चीजें खुद हो रही है, ठीक है। हमने बस इसमें अपना जीन डाला, ये यहाँ इस सेल के अंदर खुद ही जाएगा। इसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो भी सारी खुद ही होंगी। अब ये जो प्लाज्मिड है ये टूट जाएगा ऐसे। जब ये टूट जाएगा तो ये हमारा जो जीन है ये अलग निकल जाएगा और ये प्लाज्मिड यहाँ पर ये अलग हो गया, यानी कि प्लाज्मिड टूटा और हमारा जीन यहाँ पे अलग निकल गया। अब हमारा जीन जब अलग निकल गया है तो ये इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ ऐड हो जाएगा, ऐसे ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया है, इस सेल से जो जीन है वो इस सेल में आ गया है। अब जब इस सेल में वो आ गया है तो अब क्या करेगा, कौन सा जीन है ये है जो डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी को रखता है। अब आपने कहा जब इस सेल में आ गया तो इस सेल से नई सेल्स जो बनेंगे उनमें भी ये जो जीन है वो जाएगा और जीन में ये जीन रहेगा, उसमें डिजीज से रेजिस्टेंट कैपेसिटी रहेगी। पैदावार तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही क्या थी, ज्यादा थी। तो अब हमने क्या किया है, जीन का परिचय इसी को कहते हैं कि इसके जीन का परिचय हमने इससे करवा दिया है और हमने एक उन्नत प्रकार की जो किस्म है उसे प्राप्त यहाँ पे किया है। क्लियर इतना, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आपका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आपने काफी कुछ समझा है इस टॉपिक के बारे में। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।